Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section of Indian Express of 19th February. आज के कोट से शुरुआत करते हैं. Your only limit is your mind. बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प कोट है. आपको लगता है कि आपसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है, आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक सर्वे टफ लगता है, कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है, आपको लगता है कि आप 2 घंटे कंटिन्यूसली बैठ के एक जगह पे नहीं पढ़ सकते हो, तो लिमिट इज़ ओनली योर माइंड. आप अपने दिमाग को उस तरीके से शेप करो. मार्क माई वर्ड्स, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे और आपको आदत भी हो जाएगी. एंड आई अप्रिशिएट पीपल हु आर राइटिंग आंसर्स, जैसे कल शायद स्वाति मिश्रा ने लिखा था. सो कीप राइटिंग, विल बी रिव्यूइंग योर आंसर वेरी सून. एंड आज के एडिटोरियल से शुरू करते हैं. हर राइट टू डिग्निटी. तो ये प्रिया रामानी का जो अभी वर्डिक्ट है उसके ऊपर बेस्ड है. तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले केसेस डिस्कस किए ऑफ रूपन देओल बजाज, मिस एक्स, भांवरी देवी, #Me Too मूवमेंट एंड प्रिया रामानी, और बताया कि इस जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है एंड व्हाट आर द रीजंस टू सेलिब्रेट दिस जजमेंट. ओके, तो क्या हुआ था 1988 में रूपन देओल बजाज उस टाइम पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर थी और उन्होंने मतलब केस किया था उन KPS गिल, जो कि उस टाइम पे DGP थे, और एंड ही वाज सीन एज द हीरो फॉर क्वेलिंग मिलिटेंसी इन पंजाब. तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था दैट शी कुड नॉट फॉरगेट द ह्यूमिलिएशन, और उसके बाद उन्होंने 17 साल कोर्ट बैटल लड़ा एंड उसमें वो जीत भी गई थी. और उसी साल में अ वुमन नोन एज मिस एक्स, उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी थी. and that was against apparel export promotion council. वहाँ पे जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने उनको मोलेस्ट करने की कोशिश करी थी, और उसके बाद में उस इंसान ने ही केसेस फाइल किए थे एंड ही वाज रीइंस्टेटेड, लेकिन वंस अगेन ही वाज टर्मिनेटेड लेटर. भांवरी देवी कोर्ट्स में तो ज़्यादा लकी नहीं थी, लेकिन उनके केस की वजह से आंदोलन मूवमेंट शुरू हो गया था, विच फाइनली लेड टू द filing of the Vishakha petition and framing of the Vishakha guidelines by the Supreme Court and eventually to the POSH, that is Prevention of Sexual Harassment at the Workplace Act 2013. Okay. और अभी खासकर रिसेंटली जो #Me Too मूवमेंट हुआ था, तो उसमें वही था कि पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चला था, जहाँ पे जो हाई प्रोफाइल मैन थे उनको पब्लिकली शेम किया गया था एंड विमेन केम आउट इन द ओपन टू स्पीक लाइक नेवर बिफोर. और अभी प्रिया रामानी के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है. उनके अगेंस्ट एक्चुअली में मैं आपको बता दूँ, उन्होंने MJ अकबर के अगेंस्ट लिखा था, वो मैगजीन में 2017 में इन्होंने लिखा था. तो उस टाइम पे उन्होंने बस बॉस करके उनको लिखा था. उसके बाद में 2018 में इन्होंने कहा था कि against MJ Akbar, and when she went for the job interview that he sexually abused her. और उसके बाद में फिर MJ Akbar filed the defamation suit. तो किसने फाइल किया था? MJ Akbar ने ही फाइल किया था defamation suit. और इसमें इनको क्या करना था? इनको यही प्रूव करना था दैट उनके मतलब उनकी रेपुटेशन वगैरह जो है वो किस तरीके से हार्म हो रही है. बट द केस हैज़ बीन वन बाय प्रिया रामानी, और वही वर्डिक्ट अभी आया, शी हैज़ बीन सेट फ्री. वैसे डिफेमेशन का 2 साल का क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल डिफेमेशन में आपका 2 साल का जेल होता है, और बट शी हैज़ बीन अक्विटेड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है. एंड so basically what was she seeking for? That self-respect, dignity, conducive and enabling work environment is needed. तो इज़ इट टू मच टू वर्क टू आस्क फॉर. एंड वही था कि वो इंटरव्यू के लिए गए थे. एंड मेनली अब ये देख ले कि जजमेंट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, बिकॉज इसने रिकग्नाइज किया है द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक गुड. ओके, और उसके बाद में राइट ऑफ विमेन टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और ये रिकग्नाइज किया है कि हाउ विमेन आर रिलक्टेंट टू स्पीक. तो इस तरीके के कई इंसिडेंसेस होते हैं बट दे आर रिलक्टेंट टू स्पीक. इस चीज़ को इन्होंने रिकग्नाइज किया है, और किस तरीके से ऐसे केसेस में डिले होता है
एंड उनका कहना ये था, कोर्ट का कहना ये था कि अ वुमन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर रेजिंग हर वॉइस अगेंस्ट सेक्स अब्यूज ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन। तो अगर डिफेमेशन का आपका कंप्लेंट आ रहा है तो इसके लिए आप उसको मतलब पनिश नहीं कर सकते वुमन को कि अगर उसने अपनी वॉइस उठाई अगेंस्ट सेक्स अब्यूज, बिकॉज जो आपका राइट टू लाइफ और डिग्निटी है विच इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21, दिस इज़ मच ग्रेटर दैन द राइट टू रेपुटेशन। तो आप उसके कॉस्ट पे, राइट टू लाइफ के कॉस्ट पे आप राइट टू रेपुटेशन को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हो। एंड उसी तरीके से आर्टिकल 21 की तरह ही राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब वही है कि एक इंसान पॉपुलर, ही वॉज अ फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो आप केवल एक अच्छे पोस्ट पे होने की वजह से, एंड प्रिया रमानी वॉज अ जर्नलिस्ट, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा फेवर नहीं दिया जा सकता है। सो आर्टिकल 14 ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एज इट गारंटीज द राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, लेकिन अब सेलिब्रेट करने के तो और रीजंस क्या हैं, दैट उन लोगों का करेज जिन्होंने फाइनली मतलब जैसे बोला, जो भी अभी आपको केसेस के बारे में बताया आप इनको कोट कर सकते हैं, एंड प्रिया रमानी इन दिस केस, एंड दिस ऑफन कम्स एट अ कंसिडरेबल कॉस्ट टू देमसेल्व्स, मतलब कहीं ना कहीं वही है, डेथ थ्रेट वगैरह इन लोग को आते रहते हैं, उनके कॉस्ट पे भी इन्होंने बोलने की हिम्मत रखी। एंड दे आर ऑल्सो, दिस ऑथर इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द लॉयर्स जिन जो मतलब एक कमिटमेंट के साथ में वो काम करते हैं, एंड स्टेक इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। ओके, इसके अलावा द प्रेजेंस ऑफ विमेंस मूवमेंट, जो ऑनगोइंग आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था, मी टू के टाइम पर ही प्रिया रमानी ने ये चीज़ बोली थी, विच मेड इट पॉसिबल टू स्पीक एंड फाइट फॉर लॉज। ओके, तो इससे मतलब ये पता चलता है कि कम्युनिटी और ज़्यादा सपोर्टिव होती जा रही है। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी अबाउट द विशाखा गाइडलाइंस। ये विशाखा गाइडलाइंस क्या हैं आपको बताना होगा, केवल इनकी डेफिनेशन नहीं बताइए, गाइडलाइंस क्या कहती हैं इसके बारे में, एंड ऑल्सो अबाउट पॉश एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया था 2013 का, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आपको इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, वैसे आई कुड हैव टोल्ड यू, बट आई वुड रेकमेंड कि आप इसको थोड़ा ढूंढ के और फिर करिए, बिकॉज वही है कि आपकी आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, नाउ दी अदर स्कॉजी, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, टीबी के ऊपर आया है, और इसमें एक्चुअली में ऑथर ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है कि इंडिया में कोविड कैसे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हमने उसको फाइट किया, एंड टीबी क्या सिचुएशन है, उसके बाद में व्हाट इज़ द हैवॉक क्रिएटेड बाय टीबी, और फिर पीएम ने कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ बातें बोली हैं, हाउ आर द रेलिवेंट, देन बिहेवियरल रिस्पॉन्स हमने कोविड में क्या दिया, एंड व्हाट लेसन्स कैन बी टेकन फ्रॉम कंटेनिंग कोविड, उस तरीके से हम क्या टीबी को भी कंटेन कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो कोविड-19 ने एक साल में जो है 10.7 मिलियन केसेस उससे सामने आ गए, एंड 1,54,000 डेथ्स वर देयर, एंड तो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है ज़्यादातर अभी वर्ल्ड में वो फिर से पैरालाइज हो रही है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव जो अभी आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे रिकवरी शुरू हो गई है, एंड वी आर रिटर्निंग टू द नॉर्मल विथ कंसिस्टेंट डिक्लाइन। तो वैसे तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है, बट अभी जैसे साउथ अफ्रीका स्ट्रेन आया तो द सिचुएशन हैज़ येट टू बी मॉनिटर्ड। तो जो प्रिवेंटिव मेजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में खासकर गेम चेंजर की तरह काम किए हैं। तो ये तो थी कोविड सिचुएशन। अगर टीबी की हम बात करें तो आपको हैरानी होगी कि मतलब 4 लाख से ज़्यादा लोग की डेथ होती है हर साल ड्यू टू टीबी। ओके, मोर देन 4 लाख पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ टीबी। और अगर पॉपुलेशन अगर हम इंडिया की देखें तो 1/6 है, और अगर ग्लोबल टीबी बर्डन के केस में अगर हम देखें तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड का 1/4 ऑफ द ग्लोबल टीबी बर्डन आता है। ठीक है, तो टोटल टीबी जो पूरा वर्ल्ड में उसका 1/4 25% तो इंडिया में ही है।
और WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी 10 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिव मतलब हैं, टीबी केसेस अभी एक्टिव हैं यहाँ पे। तो वही बात है कि क्या हम कुछ लेसन सीख सकते हैं कोविड से। तो टीबी ने मतलब पिछले 3000 साल से खासकर काफ़ी ज़्यादा हैवॉक क्रिएट किया हुआ है, एक सोशल डिजीज़ है। और इसके रीजंस क्या होते हैं, मतलब है तो वैसे रेस्पिरेटरी डिजीज़, लेकिन ये और ज़्यादा पुअर और मार्जिनलाइज को इफ़ेक्ट करती है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू ओवर क्राउडिंग एंड मेल न्यूट्रिशन ऑल्सो। और इसके अलावा जो स्टिग्मास और मिथ्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद द डिजीज़, इसकी वजह से क्या होता है, लोग रिपोर्टिंग नहीं करते और उसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। उसके बाद में फिर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट भी जो चलता है, काफ़ी लंबा चलता है इसकी वजह से, और इसका कंप्लायंस भी प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड द ड्रग रेजिस्टेंस इज़ डेवलप्ड। और ये भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस मल्टीपल ड्रग्स की तरफ हमारा बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से ड्रग्स काम करना भी बंद कर देते हैं और रिकवरी नहीं हो पाती है। और अगर साथ में अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ या कोई इन्फेक्शन हो जाता है विथ HIV, तो कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो ये डिज़ीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, इसके क्रॉनिक नेचर की वजह से इट हैज़ द प्रोपेंसिटी कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है और मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ा देती है। तो व्हाट थिंग्स लाइक प्राइम मिनिस्टर हैज़ एडवोकेटेड, जैसे कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट्स जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि सोशल डिजीज़ है और किस तरीके से ओवर क्राउडिंग और मेल न्यूट्रिशन की वजह से, तो ये तो सोशल कॉजेज है। तो कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट से सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्वच्छ भारत का कॉल है, उससे अभी हमारा टॉयलेट कवरेज, मतलब वही सैनिटेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, तो टॉयलेट कवरेज जो है वो 39% से 100% तक पहुंच गया था। और ही नोज़ द हेल्थ एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ TB एलिमिनेशन। इसलिए जो है TB फ्री इंडिया का टारगेट हमारा कब का सेट किया हुआ है, 2025 का है, 2025 का है। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में TB को एंड करने का टारगेट 2030 तक का है। तो एजेंडा ही जो है पूरा SDGs का वो 2030 तक का है, बट इन इंडिया टारगेट इज़ फॉर 2025। तो अब हमने कोविड-19 में कैसे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज दिखाए थे, जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया था, फिर यूनिवर्सल यूज़ किया जाता फेस मास्क का, रिगरस टेस्टिंग हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की, कहाँ से आया उस चीज़ को जानने की कोशिश और वहीं पे उसको रोका जाए, आइसोलेट किया जाए वहाँ पे लोगों को, एंड देन प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, तो ये पूरा बिहेवियरल चेंज क्यों था, क्योंकि इतने बड़े नेशन में आखिर ऐसे पेंडेमिक को कंट्रोल करना, वेयर वी हैव 6 मेजर रिलीजन, सबकी अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, 28 स्टेट्स, 1600 लैंग्वेजेस एंड 6 लाख विलेजेस। तो इसमें इसलिए बिहेवियरल चेंज इंड्यूस करना आसान नहीं था। तो इंडिया जो है अब कोरोना वायरस से ही लेसन्स ले सकता है कि TB को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो TB भी जो है जैसे ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, तो यहाँ पे भी हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि डिजीज़ ट्रांसमिशन कम हो। और जो लोग TB से ऑलरेडी पीड़ित है, पेशेंट्स विद TB, दे मस्ट वेयर अ मास्क। यहाँ पे भी फेस मास्क का यूज़ होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का वही स्प्रेड कंट्रोल हो। और जो कि रेगुलर कॉन्टैक्ट में आते हैं ऐसे पेशेंट्स के, उनको भी मास्क पहनना चाहिए खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। एंड अर्ली डायग्नोसिस, वही जो हम कोविड में कर रहे थे कि उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो। और अभी नई डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी जो आई हैं उसमें काफ़ी रैपिड रिजल्ट आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल स्प्यूटम टेस्ट होता था। एंड इंस्टेंट केस नोटिफिकेशन भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह कर रहे थे तो इंस्टेंटली बता दे रहे थे, इंस्टेंटली गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट जा रही थी और आपको आइसोलेट किया जा रहा था। ओके, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे भी की जा सकती है ताकि बेटर केस ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट मॉनिटरिंग हो पाए। और अगर ये जो कम्युनिटी ड्रिवन स्ट्रेटजी है उसके साथ में अगर एग्जिस्टिंग TB कंट्रोल प्रोग्राम है उसको मिला दिया जाए। TB कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है कि आपको फ्री डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इससे TB एलिमिनेशन को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। एंड इंडियाज़ एफर्ट्स टू कंटेन कोरोना वायरस, ये क्यों सक्सीड हुए थे, क्योंकि ये देखो एक और इन्होंने फैक्टर बताया है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था और इनोवेटिव मीडिया
कैंपेन्स थे। तो ये जो मोमेंटम है हमको इसको बनाए रखना चाहिए ताकि हम ये जो टीबी की डिजीज़, रेस्पिरेटरी दूसरी डिजीज़ है, इसको भी हम ख़त्म कर सकें, विच किल्स 2.5 times as many people every year. Okay. आइडियाज़ पेज पे अब आते हैं बिल्डिंग फ्रॉम बिलो। तो ये फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन को लेकर ही है कि कुछ इनोवेशंस 15th फाइनेंस कमीशन ने किए हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, पहले बताइए कि क्या ग्रांट्स दिए गए हैं, फिर अलग अलग क्या इनोवेशंस किए हैं एफएफसी ने। जैसे हम इसमें मेजर इनोवेशंस कौन से देखेंगे कि एलोकेशन फॉर न्यू सिटीज़, तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, और शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज को जो एलोकेशन दिया है तो उसके क्या बेनिफिट रहेंगे। फिर एलोकेशन अक्रॉस टीयर्स, तो जो विलेज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक इस तरीके से विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग तरीके से एलोकेशन किए हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है। देन देर आर सेपरेटली फंड्स फॉर अर्बन एग्लोमरेशंस, तो मिलियन प्लस सिटीज़ और आसपास के जो आउटग्रोथ्स है उनको मिला के जो अर्बन एग्लोमरेशन बनता है उसको सेपरेटली फंड्स दिए गए हैं। देन दे हैव ऑल्सो सेट द एंट्री कंडीशंस की सारी लोकल गवर्नमेंट्स, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, अगर उनको फंड्स चाहिए, उनको ग्रांट्स चाहिए, तो उसकी एंट्री कंडीशंस क्या रहेगी। तो ये 4 इनोवेशंस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है ये, हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे आपको और डेप्थ इनके इनोवेशन जो नई चीज़ें हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट से लेके लोकल गवर्नमेंट को 2021 से 26 तक के लिए ग्रांट्स दिए गए हैं और 4.36 करोड़। ओके। लेकिन फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि वो इनसफिशेंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होता है, यानी कि यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट का कंबाइंड ही देखा जाए तो रेवेन्यू इनसफिशेंट रहता है। तो अभी इसलिए इन्होंने एलोकेशन वगैरह काफ़ी बढ़ाया है। एंड कैसे किया है एलोकेट, अगर वो देख ले तो 4.36 करोड़ में से 70,000 करोड़ तो इन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर को दिया है। 70,000 करोड़ इज़ गिवन फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, और उसके बाद में 8,000 करोड़ जो है वो इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़। ये मैंने आपको बताया था कि 8 न्यू सिटीज़ और हर सिटी के लिए 1,000 करोड़ का अमाउंट दिया गया है। फिर शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए भी 450 करोड़ दिया गया है। एंड रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाकी का 3.57 करोड़ का, वो ज़्यादातर अर्बन बॉडीज़ के फेवर में, अर्बन लोकल बॉडीज़ के फेवर में, क्योंकि इंडिया का वही है कि अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रहा है। तो 21-22 के लिए 67:33 का रेशो है, और उसको बढ़ा के फिर 25-26 तक 65:30 के रेशो पे लेके जा रहे हैं। फाइन। तो वही है कि बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है। 2001 में जहाँ हमारे पास 28% अर्बन पॉपुलेशन थी, वो 2011 में बढ़ के 31% हो गई। ये वाला फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। अब इनोवेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो इन्होंने एलोकेशन किया है फॉर इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज़ और शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए, तो इससे अर्बन गवर्नेंस में इनोवेशन ज़्यादा बढ़ेगा, और जो हमारी सिटीज़ बन रही हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे होगा। तो दिस वुड एक्ट, ये जो एलोकेशन है ये सीड या वेंचर कैपिटल का काम करेगा। सीड या वेंचर कैपिटल क्या होता है कि उसको जब भी कोई कोई कंपनी भी, कोई स्टार्टअप भी अपने इंक्यूबेशन एकदम स्टार्टिंग फेज में होता है, तो उसको एक पर्टिकुलर कैपिटल दिया जाता है ताकि वो स्पीड गैदर करे, और उसके बाद में फिर वो दूसरी जगहों से फिर फंड्स वगैरह उसमें ऐड किए जा सकते हैं। ओके। तो ये एलोकेशन का यहाँ पे बेनिफिट क्या है न्यू सिटीज़ और शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज के लिए, कि एक तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ठीक है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े और जॉब क्रिएशन बढ़े, और साथ में नए सैटेलाइट टाउनशिप्स का डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। दैट इज़ वाई न्यू सिटीज़ आर बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, तो वही ताकि कंजेशन जो है कम हो पाए।
और इसके अलावा अलग अलग अगर आप म्यूनिसिपैलिटीज़ की कैपेसिटी बढ़ाओगे, उसकी जैसे ज़रूरत है, तो 4000 स्मॉल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ आप एक एक की बढ़ाओगे तो वो नहीं किया जा सकता एक एक में जाके, और इसलिए जो है इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की ज़रूरत है, और इसलिए इन्होंने शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज मॉडल की बात की है, शेयर्ड म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात की है, याद करना ये 15th फाइनेंस कमीशन का इनोवेशन है, ठीक है। तो इस मॉडल में क्या होगा कि मोबाइल इंटरनेट, मैप्स, सिंगल प्लेटफॉर्म पे थिंकिंग, फिर आउटसोर्स सर्विसेज को साथ में लेके काफ़ी फास्ट डेवलपमेंट किया जा सकता है, ओके। और ये पहला इनोवेशन है। दूसरा जो आपको बताया कि कैसे पूरे टीयर्स में उसको एलोकेट किया गया है, तो जो लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट दिए गए हैं उसमें 90% जो वेटेज है वो पॉपुलेशन के ऊपर है, यानी वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, और 10% जो है वो एरिया के ऊपर है, वो तो अनचेंज्ड है, ये आपका 14 फाइनेंस कमीशन में भी यही था। लेकिन अब क्या किया है कि एफएफसी एलोकेशन जो है वो तीनों टीयर्स को, जैसे पंचायत के लिए अगर देखा जाए तो तीनों टीयर्स को कवर किया है, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट को, और साथ में एक्सक्लूडेड एरियाज भी जो है, मतलब जो स्टेट्स पार्ट 9 और पार्ट 9A में नहीं आते हैं उनको भी कवर किया है। और जो ये 3 टीयर हैं दे आर पार्ट ऑफ वन सिस्टम, और ये कायदे से जो भी फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस होती है उससे ये आपस में कनेक्टेड है। तो तीनों को फंड्स देने से क्या होगा कि फंक्शनल कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, और साथ में कलेक्टिवली एसेट्स, देखो जैसे शेयर्ड म्यूनिसिपल की बात की थी ना, वैसे ही टीयर्स के अक्रॉस भी जो है वो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और कलेक्टिव एसेट्स बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इन तीनों को फंड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप स्मॉलर ज्यूरिसडिक्शन में जो है साथ में इन लोग कलेक्टिव एसेट्स बना सकते हैं। और उसी तरीके से अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी बात करें तो उसमें भी इन्होंने कैंटनमेंट को कवर किया है, कैंटनमेंट बोर्ड को भी कवर किया है इन ग्रांट्स में, ठीक है। तो ये इनका सेकंड इनोवेशन है। अब अर्बन कंपोनेंट में जैसे इन्होंने कहा है कि अर्बन एग्लोमरेशंस पे फोकस किया जाएगा। अर्बन एग्लोमरेशन में आपके क्या क्या आएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज़ आएंगी, प्लस सेंसस टाउन्स आएंगे, प्लस आपके आउटग्रोथ आएंगे, ओके। तो सारी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, आसपास के एरियाज़ वगैरह जो भी हैं वो कवर हो जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि जो 40% अर्बन पॉपुलेशन है वो 53 मिलियन प्लस सिटीज़ में ही रहती है, और जिसमें से 47 जो हैं वो आपके 53 में से जो 47 है वो अर्बन एग्लोमरेशंस हैं, इसलिए इनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। और ख़ासकर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आ जाते हैं जैसे एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, ओके। तो 1 मिलियन प्लस चैलेंज फंड बनाया गया है 2001-2026 तक के लिए, याद रखना मिलियन प्लस चैलेंज फंड है, करीब 38,000 करोड़ का है। और ये जो है मिलियन प्लस सिटीज़ ही एक्सेस कर सकती हैं व्हेन देयर आर एडिक्वेट इम्प्रूवमेंट, जब उनकी एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट और उसके अलावा जो सर्विस लेवल बेंचमार्क्स बनाए गए हैं वो इन बेंचमार्क्स को मीट कर पाएँ, ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो फोकस इसमें किस चीज़ के ऊपर है, मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस पे है, और लेकिन 100% आउटकम बेस्ड ग्रांट्स हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे ग्रांट्स दिए तो जा रहे हैं लेकिन वही आउटकम इसमें आपका देखा जाएगा, जो आपको यहाँ पे चीज़ें बताई एयर क्वालिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने चौथी चीज़ यहाँ पे क्या की है कि जो भी ग्रांट्स दिए जाएंगे अर्बन बॉडीज़ और रूरल बॉडी लोकल गवर्नमेंट्स को, जहाँ पे जो लेस देन मिलियन वाली कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें ग्रांट्स जो हैं वो आपके 3 तरीके के दिए जा रहे हैं। एक तो बेसिक ग्रांट्स हैं या फिर अनटाइड ग्रांट्स हैं, जो कि आपको दिए जाएंगे कि आप खुद से कुछ भी आप स्पेंड कर सकते हो, ये 40% रहेंगे, तो आप इसमें कुछ भी स्पेंड कर सकते हो अंडर 29 सब्जेक्ट्स, जैसे पंचायत के लिए 29 सब्जेक्ट्स हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए
18 सब्जेक्ट्स हैं। पंचायत के लिए 11th स्केड्यूल में है और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 12th स्केड्यूल में है। तो इसमें आप इन सब्जेक्ट्स के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो। तो ये बेसिक आपको ग्रांट दिया गया है या फिर अनटाइड ग्रांट है, एक्सेप्ट द सैलरीज, ठीक है। सैलरी और इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को छोड़ के आप इन जो भी मैटर्स हैं इन लिस्ट में 11th और 12th स्केड्यूल में आप उनके ऊपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा फिर है टाइड ग्रांट्स। टाइड ग्रांट्स जो हैं वो आपके 30% है और ये कहा गया है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग में ही आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा जो 30% है ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं, ठीक है। 30% कौन से आपके परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ ये की है, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। तो परफॉर्मेंस आपकी किस किस चीज़ में देखी जाएगी, जैसे मेंटेनेंस ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस हो गया, ODF स्टेटस को आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, हाउस होल्ड वेस्ट वगैरह मैनेजमेंट उसका कैसे हो रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा और फीकल स्लज मैनेजमेंट रूरल बॉडीज़ में कैसे हो रहा है। उसके बाद में फिर सैनिटेशन में आप स्टार रेटिंग अटेन कर पा रहे हो कि नहीं, ओके, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है, ओके। तो आपको ODF वगैरह आपको मैनेज करना है, मेंटेन करना है रूरल बॉडीज़ के लिए, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए स्टार रेटिंग अटेन करनी है सैनिटेशन के लिए। तो ये आपका परफॉर्मेंस बेस्ड हो जाएगा 30%। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने एंट्री लेवल कंडीशंस लगा दी हैं कि आपको ये ग्रांट्स जो हैं 40-30-30 आपको मतलब तब मिलेंगे जब आपकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह होगी। और एक्चुअली में दिक्कत क्या है लोकल बॉडीज़ के साथ में कि कोई भी एक्सेसिबल और टाइमली ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं रहते हैं, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के भी रिकमेंडेशंस होते हैं तो उनका टाइमली मतलब उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है, और इनएडिक्वेट मोबिलाइजेशन होता है प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यूज़ का, ठीक है। ये हमने पिछले आर्टिकल में जब FFC की बात करी थी तब कहा भी था कि आपको टाइमली ऑडिट करना है, SFC का फॉर्मेशन टाइम पे, उसकी रिकमेंडेशंस टाइम पे होनी चाहिए, और जो आपके प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिफिकेशन आता है वो भी आपका टाइमली आना चाहिए, उसका मोबिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये इस प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने एंट्री लेवल कंडीशंस लगाई हैं कि अगर आपको कोई भी ग्रांट चाहिए, और सारी लोकल बॉडीज, सारी लोकल गवर्नमेंट्स पे लगा हुआ है, सो दिस इज़ द 4th इनोवेशन। तो वही ऑथर ने कहा है कि अगर ऑथर जो है मैं आपको बता दूं वो खुद 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं एंड अ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो इनका कहना यही है कि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बना रहेगा बिटवीन यूनियन स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, तो ये जो रिकमेंडेशंस और इनोवेशंस हैं ये काफ़ी तेज़ी से लोकल गवर्नमेंट में इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी लेकर आएंगे। मैं आपको राइटर का नाम भी बता देती हूँ, अशोक कुमार लाहिरी का ये आर्टिकल था, ओके। एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं तो पहले तो उन्होंने LIC के IPOs के बारे में बताया है, तो जो इन्वेस्टमेंट वगैरह में है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। IPO क्या होता है आप ये मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IPO, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर यू। आगे आएंगे हम, विल डायरेक्टली कम टू व्हाई हैज़ फेसबुक स्विच्ड ऑफ न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की नई मीडिया बार्गेनिंग लॉज आए हैं जिसके बाद फेसबुक ने डिसाइड किया है कि वो अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कंटेंट वहाँ पे नहीं देंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या रहेगा, मतलब यूज़र्स और पब्लिशर्स के लिए, तो एक्चुअली में फेसबुक का यूज़ किया जाता था बाय पब्लिशर्स कि वो अपनी ऑडियंसेस तक पहुँचें, और जो कि मतलब जो फेसबुक को कंटेंट कंजम्पशन प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके पास में भी कुछ अचानक से ऐसी न्यूज़ वगैरह फेसबुक पेज पे आ जाता है तो आप डायरेक्टली उसको पता करने जाते हो, तो यू बिकम अ मेजर ऑडियंस फॉर सच न्यूज़ पब्लिशर्स, और यूज़र्स जो हैं उसके बाद में ऐसे न्यूज़ कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा रीशेयर भी करते हैं जिससे वो वायरल भी कई बार हो जाते हैं। सो दिस रिजल्ट्स इन मिलियंस ऑफ विजिट्स फॉर द न्यूज़ साइट्स। तो न्यूज़ साइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और फ़ायदा मिलता है इनको खासकर फेसबुक की टाइमलाइन से।
और इसके अलावा फेसबुक के पब्लिशर्स के कई बार कमर्शियल अग्रीमेंट्स भी होते हैं कि वो जो उनका जो कंटेंट वगैरह इंस्टेंट आर्टिकल के फॉर्म में वो फेसबुक अपने पेज पे होस्ट करने देता है उनको। तो ये पब्लिशर पेज से ज़्यादा तेज़ी से इंस्टेंट आर्टिकल जो है ज़्यादा तेज़ी से खुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इन्होंने वही दिया है, चेक भी दिया है कि जो टॉप ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ साइट्स हैं जैसे सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड न्यूज़.com और ऑस्ट्रेलियन, तो इनको है ना करीब 7 to 9% जो ट्रैफिक है वो सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक से आता है। तो अब ये मीडिया बार्गेनिंग लॉ क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, ऑस्ट्रेलिया का है न्यू मीडिया बार्गेनिंग कोड, और इसको इन्होंने इस दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें ये है कि जो बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल और फेसबुक, डेली टेक कंपनीज के ऊपर आ रहा है, डेली टेक जायंट्स के ऊपर आ रहा है। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हॉट शो है, और उसके ऊपर आप मतलब ऑल टाइम है ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, ठीक है। तो अब इन्होंने इसमें कहा है कि आपको अग्रीमेंट में आना पड़ेगा विद द न्यूज़ आउटलेट्स, और मतलब एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फॉर शोइंग द लेटर्स कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जो न्यूज़ पब्लिशर वगैरह न्यूज़ आउटलेट है इनका कंटेंट यदि आप अपने प्लेटफॉर्म पे शो करना चाहते हो तो आपको उनके साथ में प्रॉपर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है कि न्यूज़ पब्लिशर्स जो हैं उनको केवल एक छोटा पोर्शन मिलता है, जो भी एड रेवेन्यू उनके कंटेंट से जनरेट होता है उसका उनको बहुत कम प्रपोर्शन मिलता है, ओके। और ये जो रेवेन्यू ये स्टेबल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो दो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक और गूगल, उनके एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है जो कि डेली चेंज होता रहता है, और उससे उनके कंटेंट की विजिबिलिटी और जो रीच है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो गूगल ने तो ऑलरेडी डील कर ली है कई सारी वहाँ पे न्यूज़ पब्लिशर्स के साथ में, लेकिन फेसबुक का इशू क्या है, फेसबुक का अब ये है कि ज़्यादा तो उनका कंटेंट भी नहीं होता है, और उनका कहना ये है कि गूगल सर्च जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से इंटरट्वाइंड है, यानी मिला हुआ है न्यूज़ से, और पब्लिशर्स जो है वो अपना वॉलंटरली प्रोवाइड नहीं करते हैं कंटेंट। जबकि फेसबुक पे क्या है कि पब्लिशर्स खुद से आते हैं अपनी न्यूज़ वगैरह को पोस्ट करने, वो तो ऐड जनरेट करने के लिए फेसबुक के पास में खुद आते हैं ताकि उनको ज़्यादा मतलब सब्सक्रिप्शंस मिले, उनकी ऑडियंस बढ़े और उनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बढ़े। तो इससे अब फेसबुक पे क्या असर पड़ेगा, फेसबुक का कहना है कि भाई हमारे उस पर तो ज़्यादा न्यूज़ होती भी नहीं है, लेस देन 4% जो कंटेंट है वो न्यूज़ फीड में जाता है। और दूसरा इनका एक्सपीरियंस भी थोड़ा बुरा रह चुका है, खासकर 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के टाइम पे इन्होंने देखा था कि न्यूज़ फीड जो है वो थोड़ा गेम्ड थी, तो दे हैव बिकम वेरी ऑफ मतलब बिकमिंग अ लार्ज प्लेटफॉर्म फॉर न्यूज़। और अभी जनवरी में क्या हुआ था कि यूके ने सेपरेटली फेसबुक न्यूज़ का एक अलग से टैब बनवा दिया था, फेसबुक न्यूज़ करके। तो मतलब कि ये फेसबुक ऐप में इसको कह रहे थे कि एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे केवल आपको न्यूज़ मिलेगी फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ लीडिंग नेशनल, लोकल और लाइफस्टाइल आउटलेट से। तो ये भी मतलब एक एफर्ट था कि जो नॉर्मल फेसबुक फीड होती है उसको आप एक सेपरेट टैब से मतलब उसको आप अलग कर दो, न्यूज़ को अलग कर दो आप उस फीड से, है ना, सेपरेट टैब। तो वैसे फेसबुक ये ऑस्ट्रेलिया में भी इंट्रोड्यूस करने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये गेम दिखा दिया है। तो अब इससे क्या असर पड़ सकता है, तो फेसबुक और गूगल को वही डर है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो इससे हो सकता है कि ऐसे दूसरे नेशंस भी इस तरीके के लॉज वगैरह निकाल दे, तो इनके ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा असर आएगा, ओके। तो गूगल ने तो वैसे दूसरे पब्लिशर्स के साथ डील करना भी शुरू कर दिया है। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। अभी इंडिया में भी क्या होता है देखना होगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका प्लीज़ आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, एंड ट्राई टू रिव्यू। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग नहीं रिव्यू कर पाते तो आप लोग एक दूसरे के आंसर्स पढ़ा करो, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और रिव्यू करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी और दूसरे की भी हेल्प होगी, ओके। तो दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।